तो स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। अब गवर्नमेंट और गवर्नर के बीच में एक लकीर खींच गई है और ये लकीर, ये जो टॉम देख रहे हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे खींची है। क्यों, क्या है पूरा मसला, आज समझिए। राज्यपाल की भूमिका को लेकर के आज फिर एक बार बहस छिड़ी हुई है और सवाल उठे हैं कि क्या राज्यों के गवर्नर स्वतंत्र रूप से राज्यों के हित में काम करते हैं या फिर अक्सर वो केंद्र सरकार के इशारे पर या फिर राजनीति से प्रेरित फैसले लेते हैं। आज अपने एक्सपर्ट्स के साथ इसे भी समझेंगे, लेकिन सबसे पहले बात राज्यपाल की भूमिका को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के आज के ऐतिहासिक फैसले की। असल में आज सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु की स्टालिन सरकार को बड़ी राहत मिली। तमिलनाडु के राज्यपाल एन.के. रवि के साथ 2023 से चले आ रहे टकराव में तमिलनाडु की एम.के. स्टालिन सरकार को सुप्रीम कोर्ट से यह राहत तब मिली है जब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के 10 बिलों को राज्यपाल की ओर से रोके जाने को अवैध करार दिया। कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल का यह कदम मनमाना है और कानून के नजरिए से सही नहीं है। राज्यपाल को राज्य की विधानसभा को मदद और सलाह देनी चाहिए थी। राज्यपाल को एक दोस्त, दार्शनिक और राह दिखाने वाले की तरह होना चाहिए। आप संविधान की शपथ लेते हैं, आपको किसी राजनीतिक दल की तरफ से संचालित नहीं होना चाहिए। आपको उत्प्रेरक नहीं बनना चाहिए, आपको उत्प्रेरक बनना चाहिए बल्कि अवरोधक नहीं। राज्यपाल को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई बाधा पैदा न हो उनके फैसलों से। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपालों यानी कि सभी राज्यपालों के लिए बिल पर काम करने की एक टाइमलाइन भी अब सेट कर दी है। कहा है कि विधानसभा से पास बिल पर राज्यपाल 1 महीने के भीतर कदम उठाएं, जो भी कदम उठाना हो। सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु सरकार की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई हुई थी और इसमें कहा गया कि राज्यपाल आर.एन. रवि ने राज्य के जरूरी बिलों को रोक कर रखा, यह अवैध था। आपको पता है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई में काम कर चुके पूर्व आईपीएस अधिकारी आर.एन. रवि ने 2021 में तमिलनाडु के राज्यपाल का पद संभाला था। जाहिर है इस जीत के बाद डीएमके ने खुशी जाहिर की है, अपनी बड़ी जीत बताया है और कहा है कि गैर बीजेपी शासित राज्यों के राज्यपाल के असंवैधानिक रवैये के खिलाफ ये एक बड़ी जीत है। सुनिए क्या कह रहे हैं डीएमके के सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता विल्सन। It is a real victory for the Constitution. It's a real victory for the democracy. It is a real victory for our leader, Mr. M.K. Stalin, who have taken up this cause to fight on behalf of not only people of Tamil Nadu, but also on behalf of all the other states were ruled by the non-BJP governments, where the governors were acting in defiance to the Constitution. So we see that this is one of the landmark judgment where in history of the independent India, you are going to see a bill which is coming into force even without the signature of the governor, because of his adamant attitude and because of his unconstitutional acts. The court itself has given a seal of approval to all the 10 bills. तो लैंडमार्क जजमेंट है ये साफ तौर पे, और गैर बीजेपी शासित राज्यों के राज्यपाल राजनीतिक रूप से प्रेरित होकर काम कर रहे थे, जिसके खिलाफ ये बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का है। डीएमके का ये दावा। डी.के. दुबे साहब कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट मेरे साथ जुड़ गए हैं और संजय के चड्ढा साहब सीनियर एडवोकेट। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो चड्ढा साहब आप जरा हमें इस फैसले को समझा दीजिए। आज का जो फैसला है वो क्या लैंडमार्क है, तो क्यों है? आपकी आवाज म्यूट है लगता है। क्षमा कीजिएगा जी, अब आ रही है आवाज? अब आ रही है जी। अजय जी, ये बिल्कुल लैंडमार्क जजमेंट है। पहले मैं 2 मिनट में बताता हूं कॉन्स्टिट्यूशन की क्या प्रोपोजिशन है। कॉन्स्टिट्यूशन में यह स्पष्ट किया गया है कि जो गवर्नर हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं स्टेट के, और उनको एक्ट करना है, उनको अपने काम करने हैं इन एड एंड एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, नियत है। अब क्या हुआ, ये मैं परिपाठी बता रहा हूं, इस केस पे आने से पहले 2 मिनट जरूर लूंगा जी। कि जब एक बिल पास होता है तो उसके बाद एड एंड पास होने के बाद गवर्नर को उसके
हिसाब से चलना चाहिए। 3 ऑप्शन होती हैं कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, या तो उसे स्वीकृति दे दें, अपनी एसेंट दे दें, या फिर अपने सुझावों के साथ लगा के उसको वापस दें कि भाई ये आप मेरे सुझाव हैं, और फिर पुनः आता है तो फिर वो बाध्य हैं उसको स्वीकृति देने के, या फिर एक्सट्रीम केसेस में वो राज्यपाल जो है वो उसको राष्ट्रपति को भेज सकते हैं। ये 3 ऑप्शन कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो ये लीगल प्रपोजिशन हुई। अब क्या हमने देखा कि जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कभी सोचा नहीं था, उन्होंने इसके लिए दिया हुआ था कि भाई जैसे बिल पास करके जाएगा राज्यपाल के पास, वो एज सून एज पॉसिबल शब्द इस्तेमाल है, एज सून एज पॉसिबल, यथाशीघ्र जो है उसमें सहमति दे देंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कभी सोचा ही नहीं कि ऐसी भी आ जाएगी स्थिति जहां पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रतिनिधि कह लीजिए, या राज्यपाल और जो राज्य सरकार है उनके बीच में द्वंद्व होगा, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा, और उस कॉन्फ्लिक्ट में केसेस पेंडिंग रहेंगे, ये जो लॉ है ये पास होके अप्रूव नहीं होंगे। ऐसा हमने काफी सारे केसेस देखे, पंजाब में, केरला में, तमिलनाडु का बहुत एग्जांपल है, वेस्ट बंगाल में कई सारे बिल्स को रोक के उसके ऊपर बैठ गए, क्योंकि म्याद तो दी नहीं गई है कि भाई कितने दिन में करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में। अब इसलिए ये लैंडमार्क है क्योंकि आज पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन ने, कई जजमेंट ने क्रिटिसाइज किया कि भाई आप आग से खेल रहे हैं। पिछले एक जजमेंट में कहा था, सुप्रीम कोर्ट को यह कहा कि अगर गवर्नर ऐसा करता है तो वो आग से खेलने के समान है। वो चुना हुआ प्रतिनिधि नहीं है, वो अपॉइंटेड प्रतिनिधि है। तो एक बहुत बड़ी एक इस पे उम्मीद थी कि हमें सुप्रीम कोर्ट इसमें रास्ता तय करेगी, और आज एक रास्ता बताया कि 30 डेज के अंदर जो 3 ऑप्शंस मैंने प्रारंभ में बताई, उन तीनों ऑप्शंस में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करके भाई आप राज्यपाल साहब बता दीजिए। महीने भर के भीतर उनको अपना फैसला सुना ही देना होगा। ये जी, आई विल कम बैक टू यू सर। इससे मुझे ऐसा लगता है कि दुबे जी भी इस पे मेरे साथ सहमति देंगे कि इससे मुझे लगता है कि मजबूती आएगी। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग चलते हैं, हम लोग रूल ऑफ लॉ से गवर्न होते हैं, मुझे लगता है कि एक मजबूती आएगी सिस्टम। ठीक है, ठीक है। मैं दुबे जी के पास भी लौटूंगा, लेकिन उस सवाल के साथ जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस भी आज उठाए गए हैं यहां पर, और क्या कहा गया है ये भी मैं बताऊं कि आज के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने 2 बड़ी बातें कही जो कि काफी बड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा राज्यपाल द्वारा 10 विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजना अवैध और मनमाना है। यह बहुत बड़ा कमेंट है। यह कार्रवाई रद्द की जाती है। राज्यपाल की सभी कार्रवाई अमान्य है। राज्यपाल रवि ने भले मन से काम नहीं किया, इन बिलों को उसी दिन से, ये सुप्रीम कोर्ट कहती है कि राज्यपाल रवि ने भले मन से काम नहीं किया, इन बिलों को उसी दिन से मंजूर माना जाएगा जिस दिन विधानसभा ने बिलों को पास करके दोबारा राज्यपाल को भेज दिया था। अब इसके अलावा भी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपालों की भूमिका को तय करते हुए 2 बड़े निर्देश भी दे दिए हैं। क्या निर्देश दिए हैं? राज्यपाल अपने विकल्पों का इस्तेमाल तय समय सीमा में करना होगा, वरना उनके उठाए गए कदमों की कानूनी समीक्षा अब की जाएगी। यानी इंडेफिनिट टाइम नहीं रह जाएगा, जो अभी हमें बता रहे थे वकील साहब। राज्यपाल बिल रोके या राष्ट्रपति के पास भेजे, उन्हें यह काम मंत्रिपरिषद की सलाह से 1 महीने के भीतर अब करना ही होगा। विधानसभा बिल को दोबारा पास करके अगर भेजती है तो राज्यपाल को महीने भर के भीतर मंजूरी देनी ही होगी। कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि वो राज्यपाल की शक्तियों को कमजोर नहीं कर रहे हैं, बल्कि राज्यपाल की सारी कार्रवाई संसदीय लोकतंत्र के सिद्धांतों के अनुसार होनी चाहिए, यह तय कर रहे हैं। अब यह भी समझ लीजिए कि किसी विधानसभा से पास किए गए बिल को लेकर राज्यपाल के पास क्या क्या अधिकार होते हैं। तो दरअसल बिल पर आर्टिकल 200 में राज्यपाल के अधिकार बताए गए हैं। विधानसभा के विधेयक पर राज्यपाल के पास 4 विकल्प होते हैं। या तो वो इस पर मंजूरी दे सकते हैं, या फिर मंजूरी को रोक सकते हैं, राष्ट्रपति के पास इसे भेज सकते हैं कुछ खास परिस्थितियों में, या फिर पुनर्विचार के लिए विधानसभा को भेज सकते हैं। लेकिन आर्टिकल यह भी कहता है कि एक बार किसी बिल को राज्यपाल लौटा देते हैं और विधानसभा इस बिल को दोबारा पास करके उनके पास भेजती है तो राज्यपाल को अपनी मंजूरी देनी होगी। हालांकि अगर राज्यपाल को लगता है कि बिल संविधान
राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों या राष्ट्रीय महत्व से जुड़ा हुआ है तो वो उसे राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं। और तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने यही किया था, राष्ट्रपति के पास भेजा था सभी बिल को। उन्होंने तमिलनाडु विधानसभा से दोबारा पास किए गए 10 विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेज दिया, जिसके बाद तमिलनाडु की सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई और अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में राज्यपाल आर.एन. रवि के इस रुख को अवैध करार दिया है और उन्हें रद्द करते हुए बिलों को उसी दिन से पास करार दिया गया है जब से वो पास दूसरी बार कराया गया था। सुनिए तमिलनाडु सरकार के वकील राकेश द्विवेदी ने आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या कहा है। कि सबसे महत्वपूर्ण जो पहलू है वो ये है कि सर्वोच्च न्यायालय ने न केवल गवर्नर के फैसलों को अवैध घोषित किया है, बल्कि गवर्नर के जो रिजर्वेशन के आदेश थे बिल्स, तमिलनाडु लेजिस्लेचर के बिल्स के संबंध में, उनको अवैध घोषित किया है। बल्कि धारा अनुच्छेद 142 संविधान की धारा का उपयोग करते हुए उन्होंने ये कहा है कि जो 10 बिल गवर्नर ने रिजर्व किए थे राष्ट्रपति के विचारार्थ, वो सभी बिल्स को अब गवर्नर की सैंक्शन, गवर्नर की मंजूरी प्राप्त मानी जाएगी। तो उन्होंने ये कहा है कि गवर्नर जो है वो एक मार्गदर्शक दो मित्र की तरह है, जो सुझाव दे सकता है, सहायक बन सकता है, मगर वो कोई अवरोध पैदा नहीं कर सकता है किसी विधायिका के, राज्य की विधायिका की जो उसकी कार्रवाई है एक्ट बनाने की, कानून बनाने की, उसमें अवरोध नहीं पैदा कर सकता है। जाहिर है कि जब गवर्नर के एक्शन को सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि ये बदनीयती से प्रेरित है, अब इससे ज़्यादा मतलब कोई भी टिप्पणी किसी गवर्नर के खिलाफ आज तक नहीं हुई है। तो तथ्यों के आधार पर ये उन्होंने घोषित किया कि ये बदनीयती से प्रेरित है और गवर्नर के एक्शंस को भी और गवर्नर के आधार पर, फैसले के आधार पर जो राष्ट्रपति के पास गया था 10 बिल, वो सारे एक्शंस को रद्द कर दिया गया है। संजय के चड्ढा सीनियर एडवोकेट और डी.के. दुबे साहब कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट मेरे साथ जुड़े हुए हैं। दुबे साहब, अब मैं आपके पास इस कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन के साथ आता हूं, जो बात अभी कह रहे थे तमिलनाडु सरकार के वकील। अतीत में भी बहुत बार सवाल उठे हैं, बहुत इसके एग्जाम्पल हैं, मैं आगे एग्जाम्पल दिखा भी रहा हूं और स्क्रीन पर भी देख सकते हैं ग्राफिक्स में, और जिसका जिक्र भी कर रहे थे संजय साहब। क्या आज के फैसले के बाद वो सवाल कम होंगे, महामहिम की भूमिका पर अब प्रश्न कम उठेंगे? मुझे लगता है कि अब प्रश्न बढ़ेंगे। ये नई शुरुआत है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन का मामला है और कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन में आर्टिकल 200 में राइडर लगाया गया है। ये राइडर लगाने का प्रश्न ये पड़ेगा, क्या 2 जजेस की बेंच इसको लगा सकती है? कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन है, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? ये एक नया प्रश्न खड़ा होता है। दूसरा प्रश्न ये खड़ा होता है कि जो आर्टिकल 200 की बहस हुई थी, जिसको आर्टिकल 175 कहा जाता था ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन के, उस समय भी एक वाक्य आया था, और वाक्य ये आया था एक संसद सदस्य, उस समय के जो एक सदस्य थे, उन्होंने एक अमेंडमेंट रखा और अमेंडमेंट में कहा कि प्रेसिडेंट के एसेंट वाला पोर्शन हटा दीजिए, जहां पर काउंसिल है, जहां पर विधान परिषद है, वहां पर हटा दीजिए, वो चेक बैलेंस कर लेंगे। लेकिन ऐसा डॉक्टर अम्बेडकर ने माना नहीं। यानी कि प्रेसिडेंट की रिकंसिडरेशन की शक्ति को क्या सुप्रीम कोर्ट की 2 जजेस की बेंच रोक सकती है? यह नया प्रश्न खड़ा हो जाएगा। मैं प्रोसीजर की बात कर रहा हूं, आप बात कर रहे हैं फैक्ट पर जो डिसीजन आया। मैं डिसीजन से सहमत हूं। डिसीजन से इसलिए सहमत हूं, राइडर होना चाहिए, अनलिमिटेड टाइम के लिए नहीं रोका जाना चाहिए। संजय जी जैसा कह रहे थे कि नहीं, ये अच्छा फैसला माना जा सकता है। लेकिन फैसला इसके बाद ये भी सवाल पैदा हो जाएगा कि क्या आर्टिकल 200 में जो प्रेसिडेंट के कंसीडरेशन का राइडर लगाया गया था, वो राइडर क्या अब नहीं मान्य होगा? जैसे इस जजमेंट में ये कह दिया कि भाई एक बार अगर विधानसभा ने पारित करके भेज दिया तब तो ठीक है कि आप उसको प्रेसिडेंट के कंसीडरेशन के लिए रख लीजिए, लेकिन अगर दोबारा भेज दिए तो प्रेसिडेंट के कंसीडरेशन के लिए नहीं रख सकते। तो इसका मतलब ये हो गया कि प्रेसिडेंट और गवर्नर की रेलिवेंसी कम हो सकती है। क्या
गवर्नर को हमने इसलिए बिठाया, वो फिलोसोफर गाइड तो है, ठीक बात है, लेकिन हमने इसलिए गवर्नर को बिठाया है ताकि वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए निर्णय ले सके। और अगर उसमें उसको कुछ ऐसा लगता है तो उसको रिकंसिडरेशन के लिए हाउस दोबारा भेज दे, उसको लगता है तो एसेंट दे दे, और फिर भी अगर उसको लगता है कि नहीं ये मेरे बस का, मेरे दायरे से बाहर है, क्योंकि मुझे एसेंट देनी ही है, तो ऐसी पोजीशन में वो उसको प्रेसिडेंट के पास भेज सकता है। नाउ द प्रेसिडेंट हैज टू डिसाइड कि भाई प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा, क्योंकि प्रेसिडेंट एक बड़े व्यू को पूरे देश के को ध्यान में रखते हुए, इंटीग्रेशन को ध्यान में रखते हुए, फॉरेन पॉलिसीज को ध्यान में रखते हुए, कम्युनिकेशन को ध्यान में रखते हुए, ये बहुत सारे विषय हैं, देश की इंटीग्रिटी, सॉवरेंटी को ध्यान में रखते हुए वो डिसाइड करेगा जी। तो मैं समझता हूं कि उस पर राइडर तो लगाना ठीक था कि भाई अगर आपने कंसिडरेशन के लिए भेज दिया तो 6 महीने में डिसाइड करिए, ये बात समझ आती है। लेकिन प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन में जो गया है वो हम अपास्त कर देते हैं, ये फिर क्या 2 जजेस की बेंच इसको डिसाइड कर सकती है? ये नए प्रश्न इसमें एनोमली नई क्रिएट हो गई हैं जो मुझे समझ में आई, और ये एनोमलीज का अभी सलूशन आना बाकी है। अदरवाइज प्रेसिडेंट के पास, गवर्नर के पास अगर कोई बिल गया और गवर्नर ने उसको रख लिया कि मैं प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रखे हूं, प्रेसिडेंट से कंसीडर करूंगा, और दोबारा विधानसभा 15 दिन में, महीने भर में भेज देती है, तो प्रेसिडेंट जब तक दिमाग लगाए तब तक तो ये रूलिंग उस पर हावी हो जाएगी, और दोबारा भेज देती है तो आपको एसेंट देनी ही पड़ेगी। तो फिर प्रेसिडेंट के कंसीडरेशन का मामला, जो बहुत सारे विषय हैं उनको ध्यान में रखते हुए प्रेसिडेंट के कंसीडरेशन कहां चला जाएगा, ये मुझे लगता है ये एनालिसिस हैं आने चाहिए। जी संजय जी इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं संजय जी आपके पास लौटता हूं, और एक बड़ा सवाल यह भी है कि कब महामहिम संविधान के हिसाब से चलते हैं और क्या कभी कभी सियासत के भी हिसाब से चल पड़ते हैं क्या? इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो फिर उस सूरत में क्या हो, यह भी मैं असल में देश में सुप्रीम कोर्ट ने जो राज्यपालों की भूमिका पर सवाल उठाए हैं या फिर टिप्पणियां की हैं, इसका भी एक लंबा इतिहास रहा है, जब उनकी कार्रवाइयों को संवैधानिक सीमाओं का उल्लंघन भी करते हुए देखा गया। और इसके कई उदाहरण हैं, कुछ उदाहरण आपके सामने हम रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपालों की भूमिका पर जब सवाल उठाए या फिर टिप्पणी की, याद कीजिए एसआर बोमई बनाम भारत संघ का 1994 का यह मामला है, अनुच्छेद 356, यानी कि जिसके तहत किसी राज्य सरकार को भंग करके केंद्र वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाता है। तो इसका मामला आया था और तब टिप्पणी आई थी सुप्रीम कोर्ट से कि राज्यपाल केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में काम नहीं कर सकते। देखिए कैसे कैसे मैं कह रहा हूं कि सियासी बन जाते हैं कई बार, राज्यपाल पर ऐसे आरोप लगते हैं। रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत संघ 2006 में मामला आया था। बिहार में राज्यपाल बूटा सिंह की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति शासन लागू हो गया था और तब टिप्पणी आई थी सुप्रीम कोर्ट की कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल के फैसले को असंवैधानिक बता दिया था। शिवराज सिंह चौहान बनाम मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष 2020 में यह मामला आया था। संदर्भ क्या था? मध्य प्रदेश में राज्यपाल लालजी टंडन ने फ्लोर टेस्ट की मांग की, जिसके बाद कमलनाथ सरकार गिर गई थी। टिप्पणी आई कि सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट का तो समर्थन किया, लेकिन कहा कि उन्हें यानी कि राज्यपाल को राजनीतिक प्रक्रिया में पक्षपात पूर्ण तरीके से हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए। महाराष्ट्र विधानसभा में भी ऐसा हुआ 2019 में। तब क्या हुआ था? महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया और यह मामला भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल को सरकार गठन के लिए उचित समय देना चाहिए, जल्दबाजी में नहीं। तमिलनाडु बनाम राज्यपाल में अब जो यह मामला सामने आया है 2023 में से चला आ रहा था, इसमें तमिलनाडु में राज्यपाल आरएन रवि ने विधेयकों को मंजूरी देने में देरी की, उसको राष्ट्रपति के पास भेजा तो सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचा है और सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने फैसले को, राज्यपाल के फैसले को अवैध करार दिया है और कहा है कि आगे 1 महीने में सभी राज्यपाल को बिल पर फैसला लेना होगा। अब मेरे पास साथ 2 मेहमान हैं। आपको जैसा हमने बताया कि संजय चड्ढा साहब हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता, और डीके दुबे साहब संविधान विशेषज्ञ। संजय जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, उसी में मैं एक राइडर भी सवाल में जोड़ देता हूं कि ये जो हमने कुछ उदाहरण दिए और ऐसे भरे पड़े हैं, कई दौर में तो 100 से ज्यादा सरकारों को बर्खास्त किया जा चुका है हमारे देश में, क्या हर बार वो फैसला संवैधानिक होता है या कई बार सियासी भी फैसले होते हैं राज्यपाल के? तब ऐसे में क्या हो? देखिए ये तो बड़ा स्पष्ट बात है कि सियासी होते हैं मेजॉरिटी ऑफ जजमेंट्स, एक आध नहीं। आज भी कोर्ट ने कहा कि भैया सहयोग करना होता है, सहयोग की भूमिका है, अवरोधक की भूमिका नहीं है। ये आज के शब्द हैं, आपने ही बताया। तो ये तो एक बहुत जग निहित है, आंख बंद करके कोई भी बोल सकता है कि
जो गवर्नर हैं वो प्रेसिडेंट के सॉरी यहाँ के सेंट्रल गवर्नमेंट के अपॉइंट किए हुए व्यक्ति होते हैं। तो और ये देखा जाता है, और ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि एजेंट मत बनो भाई, एजेंट की भूमिका नहीं होनी चाहिए। तो कई बार कहा है सुप्रीम कोर्ट को ये क्यों कहना पड़ा, इसीलिए कहना पड़ा ना, उन्होंने देखा कि एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। खैर, और एक बड़ी बात तो ये है कि राज्यपाल जो हैं वो निश्चित तौर पे केंद्र सरकार के एक प्रतिनिधि और लीगल, जिसे कहते हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं उस स्टेट के। तो एक बड़ी बात तो है ही इसमें, और उनको एक कॉन्ड्यूट है बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, नो डाउट अबाउट इट, ये तो एक सत्य है। मैं लेकिन एक बात दुबे जी ने आप कही थी कि वो जो एक बिल पास किया और फिर वो गवर्नर को दिया, और गवर्नर अभी सोच ही रहे हैं कि दोबारा उस बिल को भेज दिया। ऐसा नहीं है ये वाला केस। ये वाले केस में, जो प्रेजेंट केस जिसको हम डिस्कशन कर रहे हैं, इसमें एक बिल पास किया, अपना समय लगा के गवर्नर साहब ने उसको अपना कुछ उसमें से चीजें चिन्हित करके वापस दिया, और यह बात सही है कि राज्य सरकार ने वैसे का वैसा ही उठा के दोबारा भेज दिया। अब कॉन्स्टिट्यूशन में यह इंकित है, स्पष्ट रूप से प्रोवाइड किया गया है कि अगर एक ऑप्शन ये है कि आप वापस उनको गवर्नर साहब वापस भेजें स्टेट को अपने सजेशंस के साथ जी, और दूसरा उसके बाद अगर पुनः वैसा ही दिया जाता है तो क्योंकि ये विल ऑफ द पावर है, हम एक, जिसे कहते हैं ना, हम एक डेमोक्रेसी हैं, और डेमोक्रेसी में जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उन्होंने ये चुन के अब आपके सामने ये बिल भेजा है। अब आपके पास ऑप्शन नहीं है, अब आपको कंसेंट देनी होगी, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में निहित है। तो मैं मेरे ख्याल से इस चीज को स्पष्ट करना चाह रहा था। जी ओके, देखिए दुबे साहब, तो ये बड़ा प्रश्न अपने आप जो कह रहे हैं आप इसमें कई मसले खड़े हो जाएंगे, और इसमें कई बार अब ये टकराव का दौर बढ़ सकता है, लेकिन संवैधानिक वर्सेस सियासी, तो सारा मामला तो अपॉइंटमेंट से है। जब तक अपॉइंटमेंट एक चुनी हुई सरकार के द्वारा होता रहेगा, जो एक पार्टी की सरकार होगी या एक गठबंधन की सरकार होगी, तो ये तो आपको देखने में मिलता रहेगा। उपाय क्या है? नहीं, अपॉइंटमेंट में समझ नहीं पाया आप, अपॉइंटमेंट किसके अपॉइंटमेंट? नहीं, राज्यपाल के अपॉइंटमेंट, मतलब केंद्र की सरकार अपॉइंट करती है प्रेसिडेंट राज्यपाल को। मैं उसको कहता हूं वो एलिवेट कर दिए गए। राज्यपाल एलिवेटेड, अ पर्सन इज एलिवेटेड ऑन द पोस्ट ऑफ राज्यपाल। क्या गलत है? बिल्कुल वैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के एलिवेशन होता है, वैसे राज्यपाल का भी एलिवेशन होता है। सरकार जिस समय उनको अपॉइंट करती है उस समय वो सारी चीजें कंसीडर करती है कि भाई संवैधानिक पोस्ट पर एक बहुत एक्सपीरियंस व्यक्ति चाहिए, एक संवैधानिक व्यक्ति चाहिए जो चीजों को ऑब्जर्व कर सके और एक लिंक बिठा सके केंद्र और राज्य के बीच में। इसलिए इस पर या तो फिर आप ये हमारे सामने एग्जांपल है कि ग्रॉसली इसका मिसयूज हुआ है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने ही दर्जनों बार कहा है अब तक, और अब इतिहास है भारत में। जी अजय जी, इसको ऐसे नहीं देखना चाहिए। सैकड़ों ऑर्डर डेली साइन करता है गवर्नर, उसमें से उसकी लाइफ टाइम में कोई 2, 3, 4 जजमेंट उसके ऐसे होते हैं जिस पर विवाद खड़ा हो जाता है। और हमारे देश में इतने सारे गवर्नर और वो एलजीज हैं कि इतने में 1, 2, 3, 4, 5 कोई जजमेंट कोर्ट हो जाता है और वो क्वेश्चन खड़ा हो जाता है। इसके आधार पर उनके सारे 75 साल के किए हुए डिसीजनों को क्वेश्चन नहीं लगा सकते। जी मैं मानता हूं कि कुछ ऐसे विवादित प्रश्न दोनों की अंडरस्टैंडिंग के हो सकते हैं, आप उसको सियासत कह सकते हैं। मैं कहता हूं कॉन्स्टिट्यूशनल माइंड मैंने लगाया और संजय जी ने लगाया। हम दोनों के जजमेंट अलग अलग हो सकते हैं। एक बेंच में 2 जजेस 2 जजमेंट करते हैं, डिफर्ड हो जाता है, फिर हमें तीसरी बेंच में भेजना पड़ता है। 5 जजों की बेंच 7 जजों के बेंच काट देती, 7 का 9 काट देती, 9 का 11 काट देती और 13 काट देती, और अभी हो सकता है कि 17-18 की भी बन जाए। ये इसको ऐसे नहीं देखना चाहिए। मुझे ये एक जजमेंट है और उस जजमेंट को जो उन्होंने राज्यपाल ने जजमेंट लिया, उस जजमेंट में हमारे सामने बहुत सारी एनोमलीज है, उसके तमाम वेज हैं, उन वेज पर बार बार इंटरप्रिटेशन आते हैं। आप उसको मतलब हम उसको तो मुझे मेरे पास जी दुबे साहब माफ कीजिएगा, आई एम वेरी सॉरी। आप अभी जो बात कह रहे हैं उसका सार समझ में आ गया हमारे दर्शकों को जो आप कह रहे हैं।
बड़ी बात यह है जो हम यहां पर लिख रहे थे कि गवर्नमेंट वर्सेस गवर्नर खिंच गई लकीर, नहीं, यह आखिरी लकीर है जरूरी नहीं, दुबे साहब ये कह रहे हैं। अभी इसमें बात और भी हो सकती है, तो देखिए आगे क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद इस वक्त दुबे साहब, संजय जी, आप दोनों का मेरे साथ, और कुछ ही पलों में देश दुनिया की खबरें।